हेलो एंड वेलकम टू सोशल साइंस सिंप्लीफाइड विद मी प्रियंका। आज हम पहुंच चुके हैं इस बहुत लंबे चैप्टर के चैप्टर नंबर 1, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। दिस इज द लास्ट एंड फाइनल पार्ट। वाओ, दिस इज अ वेरी वेरी लॉन्ग चैप्टर एंड आई नो यू ऑल मस्ट बी वंडरिंग कि ये कब खत्म होगा। और मैं ये भी जानती हूँ कि YouTube पे 40 मिनट्स, 1 आवर, 20 मिनट्स में भी ये चैप्टर कवर करके दिखाया हुआ है। आप लोगों की मर्जी है, आप कोई भी वीडियो देखें, पर एज अ टीचर मुझे लगता है कि इस चैप्टर के साथ 40 मिनट या 1 घंटे में जस्टिस नहीं हो सकता, आधे घंटे में जस्टिस नहीं हो सकता, एंड दैट्स वाई मल्टीपल पार्ट्स आर देयर। पर मैं आपको ये चीज अश्योर करती हूँ कि अगर आप सारे पार्ट्स देख रहे हैं तो आप 95% ये चैप्टर बहुत अच्छे से थरली प्रिपेयर कर रहे हैं। वो मैं 5% क्यों छोड़ देती हूँ, क्योंकि आप वीडियोस देखकर बहुत अच्छे से लॉन्ग और शॉर्ट मीडियम आंसर्स तो आंसर कर लेंगे, पर एमसीक्यू करने के लिए आपको चैप्टर को भी थरली एक बार पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज कई बार छोटी छोटी लाइंस के अंदर इंफॉर्मेशन आ जाती है। ओके, तो आज हम इसको कंटिन्यू करते हैं। विल मूव टुवर्ड्स द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस चैप्टर। पिछली बार हमने देखा था जर्मन और इटालियन यूनिफिकेशन के बारे में कि जर्मन और इटली कैसे यूनिफाई हुए। आज हम देखेंगे ग्रेट ब्रिटेन कैसे यूनिफाई हुआ। पर आपकी बुक के अंदर एक लाइन दी हुई है, स्ट्रेंज केस ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो ग्रेट ब्रिटेन का केस स्ट्रेंज क्यों है? ऐसी कोई लाइन ऐसे क्यों नहीं लिखा हुआ था, स्ट्रेंज केस ऑफ जर्मनी, स्ट्रेंज केस ऑफ इटली? व्हाई इज इट मेंशन्ड फॉर ओनली ग्रेट ब्रिटेन? इसके लिए थोड़ा सा ग्रेट ब्रिटेन का सिस्टम समझ लेते हैं, थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री समझ लेते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और यूके इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, स्कॉटलैंड, आयरलैंड एंड इंग्लैंड। अब क्या स्कॉटलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड हमेशा से एक दूसरे के साथ मिलकर ग्रेट ब्रिटेन कहलाते थे? नहीं। एक टाइम ऐसा था जब ये तीनों अलग अलग भूभाग थे, यहाँ का सिस्टम अपना अपना था। स्कॉटलैंड वाले अपना कल्चर फॉलो करते थे, आयरलैंड में लोग अपना कल्चर फॉलो करते थे, और इंग्लैंड था। इंग्लैंड का जो क्राउन था, यानी कि जो इंग्लैंड की मोनार्की थी, वो एक बहुत स्ट्रांग मोनार्की थी, बहुत पावरफुल मोनार्की थी। पूरी दुनिया में उनका काफी इन्फ्लुएंस था। आप जैसे कि मैप पे अभी देख रहे थे, स्कॉटलैंड और आयरलैंड इंग्लैंड के बहुत पास लोकेटेड है, ऑलमोस्ट को लोकेटेड है। एक समय के बाद ऐसा फील होने लगा इंग्लैंड को कि मे बी स्कॉटलैंड और आयरलैंड भी उनका पार्ट बन सकते हैं। 1688 के अंदर इंग्लैंड में मोनार्की हटके कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई। विच ईयर? 1688। आप जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होती है, यानी कि राजा होगा लेकिन सारे फैसले कौन लेगा? पार्लियामेंट लेगी। तो 1688 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आने के बाद इंग्लैंड ने एक एक्ट पास किया, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया, और उस एक्ट का नाम क्या था? एक्ट ऑफ यूनियन। किस ईयर में ये पास हुआ था? 1700 और 1707 में, और इससे स्कॉटलैंड को इंग्लैंड का पार्ट बना लिया। तो जब स्कॉटलैंड को इंग्लैंड का पार्ट बना लिया गया तो स्कॉटलैंड के ऊपर कुछ तो असर आया होगा। तो क्या असर आया स्कॉटलैंड के ऊपर? स्कॉटलैंड के जो कल्चर और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे, उनको टोटली इंग्लिश कल्चर और इंग्लिश इंस्टीट्यूशन से रिप्लेस कर दिया गया। यानी कि इंग्लैंड का जो कल्चर, इंग्लैंड का जो पॉलिटिकल सेटअप था, वैसा ही सेटअप स्कॉटलैंड के अंदर भी फोर्सफुली एनफोर्स कर दिया गया। इंग्लैंड का जो क्राउन था, यानी कि इंग्लैंड की जो मोनार्की है, वो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। स्कॉटलैंड के अंदर जो लोग क्रिश्चियंस थे वो कैथोलिक्स थे, यानी कि वो कैथोलिक सेगमेंट ऑफ क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे। तो यहां पर जबरदस्ती उन कैथोलिक क्लैंस को दबाया गया, उनको वीक बनाया गया, ताकि प्रोटेस्टेंट इन्फ्लुएंस कैन टेक ओवर। Scottish people were also forbidden to speak in their native language, which is Gaelic language. उनको जबरदस्ती फोर्स किया जाता था कि आप इंग्लिश में ही बात करेंगे, आप अपनी भाषा में बात नहीं करेंगे। और साथ ही साथ उनके जो अपने कपड़े हैं, अपने पहन, जैसे वो दे वेयर किल्ट्स, यू कैन सी इट इन द इमेज व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस पीपल वेयर देयर, उसको भी फोर्स किया गया दैट यू कैन नॉट वेयर इस तरीके के कपड़े, यू विल नॉट वेयर। और ज्यादातर जो नेटिव स्कॉटिश लोग थे उनको स्कॉटलैंड से बाहर निकाल दिया गया और इंग्लैंड से लाकर इंग्लिश
हेरिटेज के जो लोग थे उनको स्कॉटलैंड में बसाया गया। तो ये तो हुआ किस तरीके से स्कॉटलैंड इंग्लैंड के साथ मिला। ऐसा ही कुछ आयरलैंड के साथ भी हुआ। आयरलैंड में लोगों ने कुछ टाइम तक बहुत रिवोल्ट वगैरह करके इनका सामना करने की कोशिश की। देयर वाज अ जेंटलमैन हुज नेम वाज वुल्फटोन और उन्होंने 1798 के अंदर एक रिवोल्ट किया इंग्लिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट, पर वो फेल हो गया। आयरलैंड के अंदर भी इंग्लैंड ने कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के अंदर बहुत लड़ाइयां की। आयरलैंड के अंदर ज्यादातर लोग कैथोलिक थे, लेकिन वहां पर कैथोलिक्स को वीक बनाया गया सो दैट प्रोटेस्टेंट्स कैन टेक कंट्रोल ओवर देम। और इन सब इवेंट्स के बाद जब वो रिवोल्ट फाइनली फेल हो गया तो 1801 में एक और ट्रीटी साइन की गई। जैसे 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन साइन किया गया था, ऐसे ही 1801 के अंदर एक और ट्रीटी साइन की गई जिससे आयरलैंड को ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट बना लिया गया। तो अब बैक टू आवर ओरिजिनल क्वेश्चन, स्ट्रेंज केस ऑफ इंग्लैंड या स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। तो आपको जब कभी ये क्वेश्चन आता है व्हाई इज द यूनिफिकेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन कॉल्ड स्ट्रेंज और व्हाट इज डिफरेंट about the unification of Great Britain vis-a-vis unification of Germany और इटली और जर्मनी की यूनिफिकेशन के कंपैरिजन में ब्रिटेन का यूनिफिकेशन स्ट्रेंज क्यों है? तो ये दो रीजंस के कारण स्ट्रेंज है। सबसे पहले जब इटली और जर्मनी का यूनिफिकेशन हो रहा था तो वहां पर जो रहने वाले लोग थे दे ऑल फॉलोड सेम कल्चर, दे डिड नॉट बिलोंग टू डिफरेंट कल्चर, दे ऑल फॉलोड सेम कल्चर। बट इन केस ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन यहां पर स्कॉटिश पीपल हैड कंप्लीटली डिफरेंट हेरिटेज, उनकी एथनिसिटी बिल्कुल अलग थी। आयरलैंड में रहने वाले लोगों का कल्चर ट्रेडिशन बिल्कुल अलग था और एक तरीके से उनको फोर्स करके ब्रिटेन के साथ मिला, उनको इंग्लैंड के साथ मिलाया गया। सेकेंड जो बिग डिफरेंस है वो ये है कि जर्मन और इटालियन यूनिफिकेशन जो था वो कुछ डेकेड्स में खत्म हो गया था। ओके, 1 or 2 decades it took and then it got over. But in case of unification of Great Britain, it took almost a century. 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन पास हुआ, 1801 में आयरलैंड का यूनिफिकेशन हुआ उनके साथ। तो देखिए ऑलमोस्ट 100 साल जो थे इस यूनिफिकेशन को होने में लग गए। तो जब आपको ये क्वेश्चन आए तो आपको यही दो रीजंस उसके सम अप करके लिखने और अपना आंसर जस्टिफाई करना है। तो आपका जो अगला टॉपिक है वो है चेंजिंग फेस ऑफ लिबरलिज्म और उसके अंदर एक सब टॉपिक है बाल्कन्स का। बहुत से बच्चे इस बाल्कन्स वाले टॉपिक को लेके बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बाल्कन्स क्या है और फिर मैं आपको बताऊंगी कि फेस ऑफ लिबरलिज्म कैसे चेंज हुआ। तो यूरोप के अंदर देर आर 5 पेनिनसुलास। अब आप समझते हैं पेनिनसुला क्या होता है? एनी लैंड मास दैट हैज वाटर बॉडी ऑन ऑल 3 sides is a peninsula. That's why we called Indian peninsula because we also have water body on 3 sides. तो ऐसे यूरोप के अंदर there are 5 peninsulas and one of the peninsula is Balkan Peninsula. अब ये जो बाल्कन पेनिनसुला है ये साउथ ईस्टर्न यूरोप की तरफ आता है। तो इसके आसपास का जो ज्योग्राफिकल एरिया है इसको यूरोपियन हिस्ट्री में बाल्कन्स की तरह रेफर किया जाता है। नाम कहां से आया बाल्कन्स? ये जो ज्योग्राफिकल एरिया है इट कंसिस्ट ऑफ प्रेजेंट डे रोमेनिया, सर्बिया, ग्रीस, अल्बेनिया, ऑल दीज रीजन्स। तो बल्गेरिया के अंदर एक माउंटेन रेंज है जिसका नाम है बाल्कन। तो इस तरीके से इस एरिया का नाम पड़ा। तो ये जो प्रेजेंट डे बल्गेरिया, सर्बिया, अल्बेनिया, ग्रीस एटसेट्रा जो कंट्रीज हैं ये इस बाल्कन रीजन को फॉर्म करती हैं। एक टाइम पे ऑल दिस रीजन वाज पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर के गिरने के बाद ये रीजन के अंदर इंटरनल स्ट्राइफ स्टार्ट हो गई क्योंकि ये रीजन सडनली रूलर लेस बन गया। कोई भी यहां पर रूलर नहीं था, हर किसी को पावर चाहिए थी। ऑल दी स्मॉल एरियाज वांटेड टू बिकम इंडिपेंडेंट। सो देयर वाज दिस होल नोशन ऑफ नेशनलिज्म, सेल्फ आइडेंटिटी एंड एवरीथिंग। अब ये लोग के अंदर तो ये था, लेकिन इसके अंदर कौन लोग आके कूद पड़े? जो यूरोप की बड़ी पावर्स थी जैसे कि यूरोप, फ्रांस, जर्मनी एटसेट्रा, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सब पावर्स। क्योंकि इन पावर्स के अपने सेल्फिश मोटिव थे। ये इन छोटे छोटे एरियाज को एक तरीके से अपना
कंट्रोल एरिया बनाना चाहती थी। तो इन्होंने यहाँ में रहने वाले लोगों को मोटिवेट करना स्टार्ट किया, हाँ हाँ तुम्हें फ्रीडम चाहिए, तुम्हें अपनी गवर्नमेंट बनानी चाहिए। और इस तरीके से ऑल दीज डिफरेंट पावर्स मोटिवेटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लैशेस इन दीज एरियाज विच इवेंचुअली लेड टू स्टार्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। आपको इस रीजन के बारे में इतना ही पढ़ने की जरूरत है बिकॉज दैट इज व्हाट योर सिलेबस कवर्स। इसके ऊपर आई डाउट कोई आपको बड़ा क्वेश्चन आएगा, मे बी एक छोटा कोई क्वेश्चन आ सकता है, बट नॉट समथिंग वेरी बिग मे कम फ्रॉम दिस पोर्शन। बट यू शुड नो वेयर इज द बाल्कन रीजन, व्हाट वाज द इशू, व्हाट वर दे, विच किंगडम वर दे पार्ट ऑफ दिस रीजन, कौन इसको कंट्रोल कर रहा था इनिशियली, फिर बाद में क्या हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इसी रीजन की डिस्टर्बेंस थी जिसके कारण वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुई। तो फिर लिबरलिज्म का फेस कैसे चेंज हुआ? देखिए 18th सेंचुरी में जब लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था तो वो राजाओं के अगेंस्ट क्रांति के नाम पे स्टार्ट हुआ था। लोगों को रिपब्लिक्स बनाने थे, लोगों को डेमोक्रेटिक नेशन बनाने थे। पर लेट 19th सेंचुरी तक आते आते ये जो बड़ी पावर्स थी, इंग्लैंड और ये सब जो बिग पावर्स थी, फ्रांस हो गया, इंग्लैंड हो गया, पोर्चुगीज हो गए, दीज पावर्स हैड बिकम बिग कॉलोनियल पावर्स। इन्होंने अपने यहाँ तो डेमोक्रेसी सेटअप कर ली, लेकिन ये बाकी सब जगह जाकर उन एरियाज को कॉलोनीज बनाना चाहते थे, वहां पे इंपीरियलिज्म लाना चाहते थे, वहां की जनता को सब्जुगेट करना चाहते थे। ये चाहते थे कि दूसरे देश इनके इन्फ्लुएंस के अंडर रहें। तो जो नेशनलिज्म इनको बहुत प्यारा है वो दूसरे देशों में नहीं होना चाहिए, वो इनके गुलाम होने चाहिए। तो जो राजा के अगेंस्ट क्रांति का लिबरलिज्म का नोशन था, जो डेमोक्रेटिक स्टेट्स को सेटअप करने का जो लिबरलिज्म का नोशन था, वो लेट 19th सेंचुरी तक आते आते इन इंपीरियलिस्टिक पावर्स के अगेंस्ट फ्रीडम स्ट्रगल में चेंज हो गया। तो इंडिया है और बहुत सारे अफ्रीकन नेशंस हैं जहां पर लोगों ने लिबरलिज्म का जो नया मतलब था वो ये था कि किस तरीके से इन इंपीरियलिस्टिक पावर्स के अगेंस्ट फाइट किया जाए और अपने अपने देशों को फ्री बनाया जाए। दैट इज वाई दिस टाइटल इज देयर, चेंजिंग फेस ऑफ लिबरलिज्म, दैट फ्रॉम अ कॉन्सेप्ट which started as challenge to monarchy to develop ideas of freedom, equality and democracy, liberalism now became a sort of challenge to imperialistic powers by those countries which were colonies of these powers, because those countries wanted their freedom, they wanted to become free of their control. और जो लास्ट टॉपिक आपकी बुक में है वो है विजुअलाइजिंग नेशन। मैंने आपको पहले भी बताया कि एक आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है, छोटी सी जगह पे रहता है, उसके लिए उसका गांव ही उसका देश है। ऐसे लोगों को आप कैसे समझाएंगे कि देश क्या होता है? तो इन लोगों को एक जनमानस के अंदर एक कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए कि देश क्या है, आर्टिस्ट्स ने, फिलोसोफर्स ने देश के लिए एक सिंबल बनाना शुरू कर दिया जिसको हम बोलते हैं एलेग्री ऑफ नेशन या एलेग्री ऑफ एनी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। आप कोई भी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट लीजिए, जैसे कि जस्टिस है, इंसाफ। आपने देखा है वो इंसाफ की मूर्ति, आप किसी को बोलेंगे इंसाफ, हो सकता है वो आइडेंटिफाई ना कर पाए कि इंसाफ का मतलब क्या है। अब की बात नहीं कर रही हूँ, प्लीज गो बैक टू द टाइम व्हेन दिस सिंबलिज्म स्टार्टेड। बट इफ यू टेल देम कि एक हाथ में तराजू है, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, तो वो आप उसको बताएंगे तराजू इसलिए ताकि सब लोग बराबर हैं, आंखों पे पट्टी इसलिए बंधी हुई है क्योंकि आप सिवाय की प्रूफ के और इन सब चीजों के और कुछ नहीं देखना चाहते, आप किसी भी तरीके के बायस को नहीं देखना चाहते, आपके सामने जो है उसी के हिसाब से आप फैसला करेंगे। तो शायद लोगों के लिए उस मूर्ति का कॉन्सेप्ट समझना आसान है। अगर मैं बोलूं स्टैचू ऑफ लिबर्टी, एक हाथ में टैबलेट ऑफ राइट्स है, एक हाथ में मशाल है, शी इज टॉकिंग अबाउट गिविंग राइट्स टू पीपल, मशाल सिंबलाइजेज एनलाइटनमेंट, सो पीपल विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि लिबर्टी का मतलब क्या है। इसी तरीके से लोग नेशन का मतलब समझ सकें, इसलिए फ्रांस में एक इमेज बनाई गई जिसका नाम था मैरियन। मैरियन जो था उसको फ्रांस के कलर्स पहनाए गए, उसकी हर जगह स्टैचूज लगाई जाती थी, उसको स्टैम्प्स, कॉइन्स वगैरह पे भी बनाया जाता था, सो दैट पीपल कैन बी मोटिवेटेड दैट दिस इज हाउ आवर नेशन लुक्स। एंड पीपल स्टार्टेड एसोसिएटिंग फ्रांस नेशन विद मैरियन। जैसे हमारे लिए भारत माता इज इक्वल टू भारत, फॉर अस दैट इमेज मीन्स आवर कंट्री। ओके, ऐसा थोड़े ना कि आर नेशन इज अ फीमेल फिगर, नो, बट वी कंसिडर आर नेशन एज अ फीमेल फिगर, वी कंसिडर आर नेशन एज मदरलैंड, एंड वी
have that image in our mind कि अच्छा ये हमारा देश है भारत माता. So it is easy to identify with. Similarly, these female figures were easy to identify with. जर्मनी के अंदर भी जर्मेनिया की इमेज बनाई गई. जर्मेनिया को ओक लीव्स का क्राउन पहनाया गया उस इमेज में. ओक लीव्स आर symbolic of heroism. So it was kind of a message that German state is also very heroic. तो ये जो फीमेल फिगर्स थी जिनसे नेशन को सिंबलाइज किया जाता था या किसी और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को सिंबलाइज किया जाता था, इनको हम क्या कहते थे? एलेग्री. दीज वर कॉल्ड एलेग्रीज. तो अगर आपको एमसीक्यू में व्हाट वाज द एलेग्री फॉर फ्रांस? मैरियन वाज द एलेग्री फॉर फ्रांस. व्हाट वाज द एलेग्री फॉर जर्मनी? जर्मेनिया वाज द एलेग्री फॉर जर्मनी. और इसी तरह आपकी बुक के अंदर और बहुत से सिंबल्स हैं जिनके मीनिंग्स आपको दिए हुए हैं. डिफरेंट मीनिंग्स लाइक ब्रोकन चेन्स मीन्स बीइंग फ्रीड, ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल मीन्स स्ट्रेंथ, crown of oak leaves means heroism, sword का मतलब readiness to fight. Then there is another symbol given there, sword with olive leaves means we are ready to fight but we are also ready to make peace. उसके बाद rays of rising sun means start of a new era. तो I request please go through all these symbols. They are all important and they may come as objective type question answer. So with this, we finish our chapter number 1, A Rise of Nationalism in Europe. I will try कि मैं आपके लिए question answer video और लेकर आऊँ और maybe एक towards the exams we can do a one short video of quick revision. But till I do that and till I come back with my another lesson, please study well, go through the chapters and videos, and please do read through your textbook too. I'll see you again. Take care. Bye-bye.